Hello. Can you hear me? Okay. So let's wait from next for at least 5 to 10 minutes so that other students can join us. Join the famous. Okay. Let's watch the video of the balloons and tell me if you can hear it. Wait a minute. Coaching center. He spends 2 hours a day traveling, which is equal to 4 productive days per month. He spends around 3,500 rupees in fuel or travel costs. He must ask friends for help if he misses a class. Ahmed gets tired and has less time left for self-study and sports. Alia joined Valeen. She is learning from the best teachers in the comfort of her own home. She attends live and interactive online classes. She has access to online syllabus resources, notes, assignments, and practice exams. She never misses a lecture because the class recordings are always available.
She can speak to a dedicated student counselor and get guidance from the best teachers for career planning and exam preparation. She gets more time to relax and secures good grades. Alia makes smart choices. Valine. Learn the smart way. Okay, so wait a minute. Okay, so my name is Mohammad Fahad, and I have been teaching physics for the last 8 years now. And regarding my academic activities, uh, ओके, तो मेरा नाम मोहम्मद फहाद है और मैंने जो है थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ आप लोगों को। मैंने जो है वो खुद मैंने ओ एन ए लेवल्स किया था और उसमें फिजिक्स में जो है मेरा अपना ए स्टार आया था। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एमएससी अप्लाइड फिजिक्स भी किया, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है आईटीए से। सो जो इस वक्त जो करंट मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएस या एमफिल कह लें वो है। और आई हैव बी टीचिंग फॉर द लास्ट 8 years नाउ। और जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने अब तक पढ़ाए हैं तो उन्होंने अच्छे ग्रेड्स हासिल किए हैं। तो अब जो है हम ये करेंगे कि वन बाय वन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनसे हम वन बाय वन पूछेंगे उनके बैकग्राउंड के बारे में, और वो उस वक्त किस स्कूल में हैं और कैसी उनकी स्टडीज कैसी जा रही हैं, वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो वन बाय वन मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है हैंड रेस करें और अपने बारे में कुछ बताएं। वेट, मेरे म्यूट अगर क्या आप लोग अपना म्यूट ऑफ कर माइक ऑन कर सकते हैं? चैट पे लिख के बताएं कि माइक माइक आप लोग ऑन कर सकते हैं अपना। ओके अभी, हाँ। Yes, sir. ओके, सो आप अपना बैकग्राउंड अपने बारे में बताइए कि आप जो है वो, जी। I'm doing O levels from Karachi Public School, and I'm currently in O2 studying pre-engineering. Okay, and you will be appearing in the May June session, right? Yes, yes. Okay. Okay, what are the topics which you find difficulty in the O levels, in the physics? Which topics you find difficulty in, Abhiya? Can you hear me, Abhiya? ओके अली, क्या आप बता सकते हैं अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड ये सब? अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके वेट।
ठीक है, अभी आप बात करें। जी सर। जी सर मैं C3 में हूँ, क्रेसेंट मॉडल स्कूल लाहौर से। ओके। और ये बताइए कि आपकी करंट मई जून 2020 में वो कर रहे हैं, clear हो रहे हैं। जी, फिजिक्स का भी मई जून में ही दे रहा हूँ। सही। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं फिजिक्स में। सर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ओके। और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अभी यहाँ आप बताइए कुछ, आपको कौन से टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं। ओके। इसरा, अभी यहाँ को मैग्नेटिज्म मुश्किल लगता है। और ठीक है, इसरा ने बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सही है। और अभी यहाँ थर्मल फिजिक्स। ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है हफ्सा। जी सर। जी आप बताइए, आपके अपना बैकग्राउंड किस स्कूल से हैं आप। फिलहाल तो मैं अभी किसी स्कूल में नहीं हूँ, मैं अभी 3 साइंस सब्जेक्ट्स के लिए मैं जो हूँ प्राइवेट प्राइवेट कर रहे प्राइवेटली। हैं आप। ठीक है, सही है। ठीक है, नौफिल। नौफिल आवाज आ रही। अच्छा नहीं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। ये जो हमारा जो सेशन है आज का, ये जो फर्स्ट जो पोर्शन है फिजिक्स का, मैकेनिक्स, जिसमें काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है, वो उसको ये डील करेगा। तो जो पहला सेशन है, ये पहले जो फ्यू चैप्टर्स हैं 1 2 3 4, ये उसको डील कर रहा है। तो इसको अब मैं लेट्स बिगिन नाउ। मैं इसको देखता हूँ। ओके, सो दिस वन काइनेमेटिक्स। ठीक है, चैट पे लिख के बताइए, स्क्रीन से नजर आ रहा है। ठीक है, सही है। चलें लेट्स बिगिन। ओके, सो काइनेमेटिक्स से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं जो चीज डिस्कस करूंगा वो होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। तो इसको मैं क्विक एक थोड़ा सा वो कर दूं। इसका शॉर्ट आंसर ये है कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट्स होते हैं। लेट्स से मास है, तो मास आपको पता है, मास में सिर्फ मास जो होता है उसमें सिर्फ एक तो लेट से मैग्नीट्यूड होता है। लेट से अगर एक पर्सन है जिसका मास जो है इट्स लेट से 50 kg, 50 kg इसका मास है। तो इसमें देखिए 50 जो है वो मैग्नीट्यूड है, एंड व्हाट इज केजी, केजी इज अ यूनिट। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट काफी होता है। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी बहुत अहमियत रखता है कि डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो आपके सामने ये अगर आपको बुक नजर आ रही हो, तो इसमें अगर आप नोट करें, जैसे स्केलर क्वांटिटी में दिया हुआ है कि डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और उसके जो काउंटर पार्ट हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, और वेलोसिटी वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत अहम होता है। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2.1। तो इसमें अगर आप नोट करें, आपके सामने ये इमेज है, एक इमेज है। इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पोजीशन में मूव कर रहा है, लाइक ओ ए बी सी डी इन दिस वे,
इस पोजीशन में जब मूव कर रहा है कोई 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 पर्सन जो है, तो ये जो कर्व पोजीशन है ये कहलाता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है। सो लेट्स से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है लाइक इन दिस वे, सो लेट्स से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, ठीक है, इस तरह मूव कर रहा है। तो ये जो कर्व जो लाइन है, इसकी जो लेंथ है ये कहलाती है डिस्टेंस। लेकिन अगर हमें इसका डायरेक्शन देखना हो तो डायरेक्शन क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा लाइक दिस। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेट से अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल से ये कुछ एंगल बनता है, थीटा, ये एंगल है। तो जब एंगल हो, या अगर हम कह सकें कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये जो है, जो ब्लू लाइन है डिस्प्लेसमेंट है, और जो ब्लैक लाइन है ये डिस्टेंस है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अच्छा, जो क्वांटिटीज, अच्छा कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, सवाल ये है। तो हर वो क्वांटिटी स्केलर है, जिसमें आपको डायरेक्शन बताए बगैर भी आपका जो जवाब है वो पूरा हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछता है आपका मास क्या है, तो आप बताओगे कि लेट्स से आपका मास है 50 केजी। तो अगर इतना आपने बता दिया तो काफी है। इसके बाद मजीद आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मास जो है वो राइट है कि लेफ्ट है, आप है कि डाउन है, किस डायरेक्शन में है। बात मुकम्मल हो गई, बात पूरी हो गई। तो जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन बताए बगैर भी नॉलेज पूरी ट्रांसफर हो जाए, बात पूरी मुकम्मल हो जाए, तो वो हम कहते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मास है, टाइम है। अगर कोई पूछे कि ये क्लास कितनी देर की है, तो अगर कोई कहता है 2 आवर्स की है लेट्स से, तो 2 आवर्स कहती है तो काफ़ी है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो 2 आवर्स जो है वो लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट की तरफ है कि राइट की तरफ है, अप है कि डाउन है। तो बात क्लियर हो गई। तो जब बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद तो ऐसी क्वांटिटी जो है वो स्केलर कहलाती है, जिसमें हमें मजीद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मिसाल के तौर पे इसी तरह स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर जो है वो स्पीड है, और वेक्टर जो है वो वेलोसिटी। तो लेट्स से एक ये पॉइंट है ए, पॉइंट ए है, यहाँ से एक कार चलती है, इस तरह मूव होती है, और वापस यहाँ पे आ गई बी पे, वापस घूम के वापस उसी ए लोकेशन पे आ गई। तो लेट्स से डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, ये जो कर्व लाइन है इसकी पूरी की लेंथ जो है ना, ये डिस्टेंस होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 12 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पे हमने वापस आके एंड कर दिया। तो जब जहां से शुरू हुए वहीं पे एंड किया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो है, और डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव, यानी 12 मीटर लेट से, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा देखें फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकिंग। तो फर्क क्या है स्पीड में और वेलोसिटी में? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क आएगा? तो वो फर्क यही आएगा कि लेट से पॉइंट ए है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव किया, वापस आया, तो लेट से इसकी जो टोटल जो डिस्टेंस था वो था 12 मीटर। और फॉर एग्जांपल इस पूरा जो सफर तय किया, पूरा जो ट्रैवल किया, इसमें टाइम लगा 5 सेकेंड्स। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज स्पीड इन दिस केस, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड में डिस्टेंस जो है 12 है, टाइम लगा 5, तो कितना, 12 डिवाइड बाई 5 जो है ये स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, फिर हम कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट आती है ऊपर न्यूमरेटर में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि हम जिस पॉइंट से शुरू हुए हम उसी पॉइंट पे आके एंड हो गए। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो, और हमें कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड लगे। तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी जीरो मीटर पर सेकेंड, जबकि जो डिस्टेंस जो कि स्पीड थी वो 12/5 होगी। तो ये बेसिक जो है ये फर्क है स्पीड में
और वेलोसिटी में। सही है, तो ये बेसिक हो गया। अच्छा, इसी तरह एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? सिंपल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है किसी ऑब्जेक्ट पे की कम भी हो सकती है। अगर तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो होती है उसका फॉर्मूला ये आपके सामने बुक में दिया हुआ है, ये है v माइनस यू अपॉन टी। कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना फर्क आया, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। लेट्स से एक सिनेरियो में डिस्कस कर रहा हूँ। एक कार है, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो 0 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। फिर वो आगे राइट पे जा रही है और अब उसकी वेलोसिटी हो गई, आफ्टर 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? तो वो हम ऐसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी 5 थी, इनिशियल जो एट रेस्ट जो पोजीशन थी वो 0 थी, और कितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज होगी? 2 सेकंड में। तो कितनी एक्सेलरेशन होगी? 2.5। ओके, ये हो गया 2.5। ओके, सो अच्छा, हाउ वी आर गोइंग टू नो कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट्स है वो क्या होंगे? तो बहुत इजी है। ऊपर जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका यूनिट क्या होगा? वो होगा मीटर पर सेकंड। और टाइम का यूनिट क्या होगा? टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो यानी ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब तक अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो वो पूछ सकता है मुझसे हैंड रेज करके। एनी क्वेश्चंस? सर डिस्प्लेसमेंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट पूछा आपने? जी। ओके, चलें। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अच्छा इंग्लिश में आपने देखा होगा ना, इंग्लिश में एक वर्ड होता है डिस्प्लेस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेस्ड? डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटा के दूसरी पोजीशन पे ले जाना, इसे कहते हैं डिस्प्लेस करना। तो लेट्स से एक पॉइंट है ए, यहाँ से एक कार शुरू हुई, इस तरह ट्रेवल कर रही है, लाइक दिस, इट्स गोइंग लाइक दिस, और यहाँ पे आके रुक गई दिस पॉइंट बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी कि इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी है, तो डिस्प्लेसमेंट ये ब्लू लाइन होगी कि ए से बी तक कितनी लेंथ है। ये जो लेंथ है ना, ये ब्लू लाइन की जो लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस जो ब्लैक लाइन है, पूरी जो कर्व है, जो वो पहले यहाँ गया, फिर उस तरफ गया, फिर फला जगह गया, तो वो जो पूरी लेंथ है उसकी जो ब्लैक लाइन है वो डिस्टेंस है, और ये जो ब्लू लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हुआ? यस। हाँ। अच्छा, लेट से अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल होता है मैरी गो राउंड होता है, या इस तरह की और चीज़ें। तो अब एक लेट से एक पॉइंट है, वो पूरा सर्कल में गोल घूम रहा है, और गोल घूमने के बाद वो वापस उसी लोकेशन पे आ गया। तो अब जब उसी लोकेशन पे आ गया वो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, क्योंकि जहाँ से वो शुरू हुआ वहीं पे एंड हो गया। जबकि डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा, इस पूरी जो सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस होगा। ये जो पूरा जो सर्कल है, इसकी जो लेंथ है, आपको पता है सर्कल की जो लेंथ होती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का? 2πr। तो 2πr जो है वो डिस्टेंस होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी, क्योंकि वापस आप उसी लोकेशन पे आ गए। आपने फाइनल जो आपकी पोजीशन थी वो इनिशियल पोजीशन से कोई डिफरेंस नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस जो है वो सर्कमफ्रेंस है। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? तो बहुत इजी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड पता चलती है।
अगर आपको आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उससे आपको स्पीड पता चल जाएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उससे आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? जो आप लोगों ने मैथ में ग्रेडियंट निकालना सीखा होगा, किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो। लेट्स से दिस ग्रेडियंट यानी स्लोप, लेट्स से आपके सामने ग्राफ है y अपॉन x का, तो एक आपके सामने एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? तो ग्रेडियंट ऐसे निकालते हैं, कोई से भी दो पॉइंट्स चूज कर लें, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, एक y1 माइनस y2, दूसरा x1 y1 x1, दूसरा y2 x2। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2। तो एक्चुअली आप नोट करें, जो मैंने ऊपर बताया था तो वो ये था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, वो ये था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, यूजुअली स्पीड जो होती है ना वो हम v से लिखते हैं, उसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो v यूज करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए भी v यूज करते हैं, और स्पीड के लिए भी v यूज करते हैं। वो बस डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिनेरियो है, उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वेलोसिटी की स्पीड है। तो ये होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा इसी तरह स्पीड के लिए भी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूजुअली फिजिक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वो हम एस, उससे हम एस के लिए लिखते हैं, एस एस भी कह सकते हैं उसको, और एक्स भी कह सकते हैं, दोनों के लिए यूज होता है एस और एक्स। और वेलोसिटी जो है v जो है वो वेलोसिटी और स्पीड दोनों के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अब अगर आप नोट करें, मैं डिस्टेंस के लिए x यूज कर लेता हूँ इजी होने के लिए। तो अब अगर आप नोट करें तो जो m है, ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है मैथ में, ये असल में इसके स्पीड के बराबर है। ये जो v1 माइनस y1 माइनस y2 ये जो है, ये किसके बराबर है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के। और इसी तरह ये जो x1 माइनस x2 जो मैथ में हम यूज करते थे, ये टाइम के बराबर है। तो पता ये चला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट निकालें तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो किसके बराबर होगा? वो जो होगा स्पीड के बराबर होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका ग्रेडियंट वेलोसिटी के बराबर होगा। बहुत ईजी है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अभी तक हम देख रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में। ये देखो, ये आपके सामने स्पीड टाइम ग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसका अगर हम ग्रेडियंट निकालें, इसका स्लोप निकालें, तो हम किस पे पहुंचेंगे? तो वो हम एक्सेलरेशन पे पहुंच जाएंगे। उससे एक्सेलरेशन आ जाती है। कैसे आ जाती है? आपको जस्ट मैंने बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वो क्या था? a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टाइम। v क्या है? v फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी होती है, और t टाइम जो टाइम होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज चेंज इन वेलोसिटी, के वेलोसिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट के कितना फर्क आ रहा है, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी टाइम में कितना फर्क आ रहा है। ये एक्सेलरेशन के बराबर है। तो जिस तरह ऊपर जो है हम लोग देख रहे थे, हम ग्रेडियंट निकाल रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो हमें स्पीड पता चल रही थी। तो स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, एक ये फायदा हो गया। दूसरा, हमें स्पीड टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है? स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो, लाइक दिस। आपको एग्जाम्पल 2.4 में नजर आ रहा होगा, ये आपको सामने नजर आ रहा होगा आपको कि जो एरिया इन्होंने निकाला है शेडेड रीजन का, तो वो क्या है? वो एरिया क्या है? वो डिस्टेंस है। और वो डिस्टेंस क्या शो कर रहा है कि बिटवीन टाइम 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने। तो अगर आप नोट करो तो ये जो शेडेड रीजन है क्या है? ये ट्रेपीजियम है। और आपको पता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर मैथ में आपने देखा हो, हाफ इंटू height into sum of parallel sides। sum of parallel sides, तो यहाँ पे यानी L1 प्लस L2 कह लो। तो यहाँ पे जो है हाफ, हाइट क्या है? यानी अगर हम वेट ले लें, जो थ्री और 4 के दरमियान जो वेट है, तो वो क्या होगी? 4 माइनस 3 यानी 1,
और लेंथ दो कौन कौन सी है, एक लेंथ 6 है, दूसरी लेंथ 8 है, तो दोनों को ऐड अप कर लो, 6 + 8, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो 7 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये जो एरिया स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, वो डिस्टेंस के बराबर होता है। अगर किसी को अब तक कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये बहुत अहम चीज़ है जो अब मैं बताने लगा हूँ, वो ये है कि आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया, ये देखो, ये नोट करो कि अगर आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो होती है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका जो ग्रेडियंट होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। जैसे ये जो आपको सामने ये स्पीड टाइम ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें हर पॉइंट पे इसका स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो क्योंकि स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जब ग्रेडियंट हर पॉइंट पे सेम है तो एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे सेम होगा। लेकिन नीचे देखते हैं फिगर 2.5 वाली, इसमें यहाँ पे देखो तो स्पीड टाइम ग्राफ कर्व है, चेंज हो रहा है। तो जब स्पीड टाइम ग्राफ चेंज हो रहा है तो इट मीन्स क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे डिफरेंट ग्रेडियंट होगा। जो कर्व लाइन होती है उसका हर पॉइंट पे डिफरेंट ग्रेडियंट होता है। कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, वो बना के बता दो। लेट्स से ये कर्व है स्पीड टाइम ग्राफ का, जब भी हमें किसी पॉइंट पे स्लोप या ग्रेडियंट निकालना होता है हम कैसे निकालते हैं, वो हम एक स्ट्रेट टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट लाइन मतलब कि जो उस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही हो, और स्केल से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अब हमें स्लोप चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, तो हम कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स चूज कर लेंगे, एक ये कोऑर्डिनेट्स चूज करने के बाद जो ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है, m = y1 - y2 डिवाइड बाय x1 - x2, तो ग्रेडियंट आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे इस पॉइंट पे ग्रेडियंट चाहिए हो, तो इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट चाहिए होगा तो उसके लिए फिर मैं वापस से स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, और अब की बार जो स्ट्रेट लाइन होगी वही, यहाँ से मैं ग्रेडियंट टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह। तो वो टेंजेंट लाइन जब ड्रॉ करूंगा तो उसका डिफरेंट ग्रेडियंट होगा। तो पता ही चला जो कर्व होता है उसके हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होता है, तो जब डिफरेंट स्लोप होगा तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगी, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है मुझसे। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स अली कह रहे हैं, नहीं, अली आप ये बताइए चैट पे कि आपको कौन से चैप्टर जो मुश्किल लगते हैं, पहले ये बता दीजिए, माइक पे बता दें। अली आवाज आ रही है? अली आप अपना माइक माइक ऑन कर सकते हैं? चले आगे चलते हैं। सही बात, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये देखें। अच्छा, अब तक हमने देखा कि ऊपर अगर आप नोट करें, तो ऊपर अगर आप नोट करें जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था, ये जो इसका जो था स्पीड टाइम ग्राफ का, जिसमें आप देखें तो स्लोप बढ़ रहा है, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो जब भी किसी स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ता है तो वो एक्सेलरेशन, हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब जब अगर वो डाउनवर्ड डिक्रीजिंग है, यानी स्लोप कम हो रहा है, यानी अगर आप नोट करें इस ग्राफ को, तो इसमें अगर आप नोट करें तो पहले जो है स्लोप ज्यादा है लाइन का, आगे जाके वो स्लोप कम हो रहा है, यानी वो टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल हो रही है लाइन।
इसका मतलब ये होगा कि पहले ग्रेडियंट ज़्यादा था, पहले स्लोप ज़्यादा था, अब स्लोप कम है। तो इट मीन्स क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। अच्छा, ये आप लोगों को पता होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल क्या होता है कि जो हम अर्थ पे करीब जो है किसी भी प्लैनेट के हम पास हैं, तो किसी अगर हम लेट से अगर हम अपने आप को फ्री छोड़ दें तो हम नीचे गिरेंगे, आपको पता है प्लैनेट जो होता है हमें नीचे अट्रैक्ट करता है। तो हम अर्थ पे कितनी एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं, तो वो उसकी ऑलमोस्ट जो है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होती है। लेकिन मून होगा या मार्स होगा या कोई और प्लैनेट होगा तो उसमें एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, यानी हर प्लैनेट की, हर मैसिव ऑब्जेक्ट की डिफरेंट एक्सेलरेशन होती है, एक नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं यानी या पहला वाला इशू आ रहा है? कोई मुझे एक बता दे, अभी आप बता दो। सर ऑन हो रहा है। ठीक है ठीक है, ऑन हो रहा है, सही, ठीक है। चलो आगे, इफेक्ट ऑफ एयर। अच्छा, अब देखें, दो पॉइंट्स हो गए। लेट्स से मून की बात करते हैं। मून है, अच्छा मून पे आप लोगों को पता है कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, मॉलिक्यूल्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो वहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट से एक मास है, मैं ऊपर से नीचे ड्रॉप करूं, तो वो क्या होगा, वो हर वक्त गुजरने के साथ साथ वो नीचे एक्सेलरेट करेगा। लेकिन क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही रहेगी जब तक ये जमीन पे नहीं गिर जाता, मून की फ्लोर पे टच नहीं हो जाता, इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही रहेगी। लेकिन अगर अर्थ है, हम अर्थ पे आते हैं, अगर अर्थ होगा तो क्या इशू होगा, अर्थ पे एयर भी होती है, एयर रेजिस्टेंस भी होती है। तो यूजुअली होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, लेट से एक पर्सन है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उस पर एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी उस पे। तो उसकी जो वेलोसिटी है एक वक्त आएगा कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच कर जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। एक लिमिट ऐसी आएगी कि जब उसके बाद उसकी वेलोसिटी नहीं इंक्रीज हो रही होगी, वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल इसके रीज़न क्या है वो बताया था मैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, इसको हम करते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2.5। An astronaut standing on the moon's surface throws a rock vertically upward. The figure shows the speed time graph of the rock, where at t is equal to 0, the rock just leaves the astronaut's hand. Air resistance on the moon can be neglected. अच्छा, एक एस्ट्रोनॉट है, वो मून की सरफेस पे खड़ा हुआ है, लाइक ये मून की सरफेस है, एक सेकंड, मून की सरफेस है, एस्ट्रोनॉट है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने जो है रॉक ऊपर फेंकी, यहाँ पे ऐसे ऊपर रॉक फेंकी इसने। अच्छा, शुरू में जो थी वो स्पीड ज्यादा थी जब इसे थ्रो किया, लेकिन जैसे जैसे अब वो ऊपर जाएगा, हाइट पे रॉक जाएगी, तो उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। एक वक्त आएगा कि जब बिल्कुल, क्योंकि स्पीड क्यों कम होगी, क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में होती है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है और हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए जो है जो स्पीड होगी वो कम से कम होती चली जाएगी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। एक वक्त आएगा जब वो मैक्सिमम इसकी जो हाइट पे जब पहुंचेगा, जो रॉक पहुंचेगी, तो उस वक्त इसकी स्पीड जीरो हो चुकी होगी, और उसके बाद क्या होगा, फिर वो रॉक वापस नीचे गिरेगी, लाइक दिस। तो अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसका मुझे जो है वो आप लोगों ने चैट पे जवाब देना होगा, ठीक है, या मैं वन बाय वन भी पूछ सकता हूँ, वन बाय वन पूछता हूँ कि व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द रॉक टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। इस ग्राफ को देखते हुए, स्पीड टाइम ग्राफ है, इसको देखते हुए कोई बता सकता है, हैंड रेज कीजिएगा कि कितने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, अगर कोई बता सके मुझे, रेज योर हैंड। कोई नहीं है, अली, हफ्सा, इसरा, नौफिल, अबीहा। Sir, time equals to 0.
नहीं, इसमें एक सवाल ये है कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा रॉक रॉक पहुंचेगी, देखो जीरो पे क्या हो रहा है, अगर आप ग्राफ गौर से देखो, जब टाइम जीरो है उस वक्त स्पीड क्या है, उस वक्त स्पीड है 6.5, 6 और 7 के बीच में। ये वो स्पीड है जब उसने रॉक ऊपर हवा में फेंकी थी। लेकिन जब वो रॉक ऊपर जाएगी तो एक वक्त आएगा कि उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। तो तो जब 4 मैक्सिमम हाइट। हाँ, तो उस वक्त जो टाइम हो रहा है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है वो है 4 से थोड़ा कम, अराउंड समझें कि 3.9, 3.9 है ये। तो 3.9 सेकंड पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। हमें कैसे पता चली ये बात? इस तरह पता चली कि जब मैक्सिमम हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है उसकी स्पीड थोड़ी देर के लिए जीरो हो गई होती है, और उसके बाद वो फिर ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में, कोई सवाल आएगा, उसमें अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट क्या है, तो सिंपल आपने कैसे पता कर लगानी है, इस तरह पता करनी है कि ये देखना है कि स्पीड कब जीरो हो रही है। जैसे ही जिस टाइम पे स्पीड जीरो हो रही है, इसका मतलब ये वो टाइम है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था। ठीक है, अच्छा अगला अगला देखते हैं, अगला पार्ट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉक व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉक व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन? अच्छा पहले तो ये बताइए मुझे, आप कोई और जवाब दे अगर कोई, कि नीचे से हमने जब स्टोन ऊपर फेंका, टोटल कितना डिस्टेंस हमें निकालना है नीचे से ऊपर पहुंचने में, तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? मैंने बताया था कुछ देर पहले कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर हमें दिया हुआ हो और हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सर एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करके। एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकलेगा? ये कौन सा शेप बन रहा है अली, ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल। ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे? बेस लेट से है 3.9, यानी जो टाइम का एक्सेस है। हाइट क्या है? हाइट अराउंड 6.5 है। मुझे जरा कोई कैलकुलेटर में जल्दी से करके बताए, हाफ इंटू 3.9 इंटू 6.5, आंसर बताओ मुझे। 12.675। 12.675। तो ये हो गया इसका एरिया। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? ऑफ कोर्स एरिया का यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है। तो सही है। तो यहाँ पे क्योंकि एरिया से हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए एस और यूनिट होगा मीटर्स। अच्छा ये हो गया एरिया। अच्छा लेकिन सवाल अगर गौर से पढ़ें तो वो कुछ और पूछ रहे हैं। ये जो हमने निकाला है, डिस्टेंस निकाला है, कौन सा डिस्टेंस है? ये सिंपल ये है कि लेट से जो एस्ट्रोनॉट ने ऊपर जो फेंका था, तो ये अगर मैं आप लोगों को बना के बताऊं, जो हमने जो डिस्टेंस निकाला है एरिया के थ्रू, वो हमने सिर्फ वन साइडेड निकाला है, यानी नीचे से ऊपर जाने का। हमने ये एच निकाला है। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल टाइम क्या लगा वापस स्टोन को नीचे आने में। टोटल डिस्टेंस का पूछ रहे हैं कि ऊपर गया स्टोन और फिर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो कोई बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस का कैसे पता चलेगा हमें? हमने तो वन साइडेड डिस्टेंस निकाला था। हमने जो डिस्टेंस निकाला है एरिया से, वो वन साइडेड था, यानी स्टोन नीचे से ऊपर गया वो डिस्टेंस है। अगर कोई पूछ रहा हो कि टोटल डिस्टेंस निकालना है कि यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आने में कितना ट्रैवल किया, नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में, तो हम ये कैसे The निकालेंगे? total speed into total time. नहीं देखें, उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। फिलहाल देखें हम वन साइड निकाल चुके हैं, हम वन साइड की लेंथ निकाल चुके हैं नीचे से ऊपर जाने की। ये हमसे पूछ रहे हैं टोटल डिस्टेंस, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे वापस कितना, कैसे हम निकालेंगे? सर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू से, हाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल ये जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। अच्छा अब आते हैं पार्ट 3 पे, ए के 3 पे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ हो और एक्सेलरेशन निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? सिंपल ग्रेडियंट निकाल लो ग्राफ का। तो इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? कोई से भी दो पॉइंट ले लो, कोई से भी दो पॉइंट चूज कर लो और उनको उनको उनका ग्रेडियंट निकाल लो। वही m इज इक्वल टू ग्रेडियंट इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। तो कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स यूज कर लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसके आप कोई से भी दो पॉइंट्स लोगे तो एक ही आंसर आएगा हमेशा।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर पार्ट बी देखें, द रॉक इज देन ब्रॉट बैक टू अर्थ। अगर रॉक जो है वो अर्थ पे लाई जाए एंड द एस्ट्रोनॉट रिपीट्स सेम एक्शन एज ऑन द मून। अच्छा, अब वो अर्थ पे आ गया एस्ट्रोनॉट, ये समझो अर्थ है, और यहाँ पे भी वो यही कर रहा है, वो स्टोन को ऊपर फेंक रहा है। तो ऐसे उसने स्टोन को ऊपर फेंका। डिटरमाइन वेदर द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द रॉक व्हेन इट इज थ्रोन ऑन अर्थ विल बी डिफरेंट और नॉट। तो डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि अर्थ पे एयर रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस हमेशा अपोज करती है मूवमेंट को। अगर लेट से कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर कोई लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो राइट की तरफ रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस हमेशा मूवमेंट को अपोज करती है। तो जब इसने स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका तो रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट द मूवमेंट, यानी इस डायरेक्शन में होगी। तो अब जो है वो जो रॉक है उसकी स्पीड को एयर रेजिस्टेंस अपोज कर रही है। तो यानी अब जो है उसकी स्पीड जो है वो बहुत तेजी से डाउन होगी, बहुत जल्दी गिरेगी। तो जैसे मून वाले केस में तो आपने देखा ना कि स्पीड वहां भी कम हो रही थी लेकिन ग्रेजुअली कम हो गई। लेकिन अगर हम अर्थ का देखें तो अर्थ में बहुत जल्दी कम हो जाएगी, स्पीड बहुत जल्दी कम हो जाएगी। तो यानी उसकी जो मैक्सिमम जो हाइट होगी वो बहुत जल्दी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, यानी बहुत थोड़ी सी हाइट होगी। लेट से यहाँ तक पहुंचने के बाद ही वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही कम टाइम में एक तो वो हाइट गेन हो जाएगी और बहुत ही थोड़ी सी हाइट होगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो स्पीड को बहुत जल्दी जीरो कर देगी। ये पॉइंट किसी को अगर नहीं क्लियर हुआ तो वो पूछ सकता है मुझसे। चले आगे चलते हैं, देखो कुछ चैट पे कोई सवाल। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अभी क्या पूछ रही है? अच्छा सही है, पुराना है था। ठीक है, चलें ये वाला अब क्वेश्चन करते हैं। सही है। The graph shows the speed of a car from the time the driver saw an obstacle on the road and applied the brakes till the car came to a stop। अच्छा ये देखो, ये बहुत अहम है। एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, उसने ऑब्स्टिकल देखा, तो उसने जिसने पहले ऑब्स्टिकल देखा फिर उसने ब्रेक मारा। तो आप लोगों को पता है कि रिस्पॉन्स टाइम भी होता है, यानी एक ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, जैसे ही वो कोई ऑब्स्टिकल देखता है तो जरूरी नहीं है कि फौरन ब्रेक मार सके, उसको रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस दौरान भी जो है ना वो गाड़ी थोड़ा सेम स्पीड पे चलती रहती है, उसके बाद ब्रेक लगता है। तो अगर आप ये ग्राफ नोट करें, इस ग्राफ में क्या हो रहा है? इस ग्राफ में जो है शुरू में ब्रेक नहीं लगा, ब्रेक लगा है आफ्टर 0.5 सेकेंड। शुरू में 0 से 0.5 सेकेंड तक गाड़ी की स्पीड 20 थी, उसके बाद उसकी स्पीड जो है ना उसने कम करना शुरू की है, ग्रेजुअली कम होना शुरू हुई। ठीक है, तो ये बहुत अहम चीज़ है। चलो अब देखते हैं, एक पार्ट है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द ड्राइवर टू बिगिन अप्लाइंग द ब्रेक्स आफ्टर सीइंग द ऑब्स्टिकल। इसका जवाब मैं लेना चाहूँगा। हफ्सा आप जवाब देंगी, ए का आंसर क्या होगा? हफ्सा, इसरा आप जवाब दे दें। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द ड्राइवर टू बिगिन अप्लाइंग द ब्रेक्स आफ्टर सीइंग द ऑब्स्टिकल। तो अगर हम नोट करें तो स्पीड कम होना शुरू हुई है। स्पीड जो है वो 0.5 सेकंड बाद कम होना शुरू हुई है। अगर आप मेरा कर्सर नोट करें तो ये देख लीजिए, कर्सर है ये यहाँ पे। तो स्पीड पहले क्या थी? पहले 20 थी, और फिर ग्रेजुअली वो यहाँ पे आके कम होना शुरू हुई है। तो ड्राइवर को कितनी कितनी देर लगी ब्रेक अप्लाई करने में? 0.5 सेकेंड, 0 से 0.5 सेकेंड। जब स्पीड कम होना शुरू होगी तभी ड्राइवर ने जो है वो ब्रेक अप्लाई किया। तो ए का आंसर ये होगा। अब बी को देखते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। चैट में मुझे जवाब दे सकते हैं इसका क्या आंसर होगा?
कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? कैलकुलेटेड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। एरिया अंडर ग्राफ। हाँ, एरिया अंडर द ग्राफ तो है, मगर हम कौन सा वाला पोर्शन लेंगे? सो ये स्लोप से पहले वाला। हाँ, यानी ये जो पोर्शन है ना, ये जो मेरा कर्सर नजर आ रहा है, यानी 20 जहाँ पे स्पीड है और जो टाइम है वो 0 से लेकर 0.5 तक का जो डिस्टेंस है, तो इसको ऐसे एज्यूम करो जैसे एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का आपको पता है फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी? वो 20 लेट्स है, और ब्रेथ जो है वो 0.5, तो 20 इंटू 0.5 यानी 10। तो इसका 10 मीटर जो है वो इसका वो होगा डिस्टेंस। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल द ब्रेक्स वर बीइंग अप्लाइड। जब ब्रेक्स अप्लाई हो रहे थे तब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है अब जो है ये जो ट्राइंगल है, बिल्कुल ठीक है, जस्ट व्हाइल द ब्रेक्स वर बीइंग अप्लाइड, ठीक है। अच्छा, थ्री ये क्या किया? 20 इंटू 3.5 अभी ये क्या लिखा है? सर वो हाफ इंटू 20 इंटू 3.5 होगा। अच्छा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसमें बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप नोट करें, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि देखें, जो ब्रेक्स जब अप्लाई हो रहे हैं तब ये वो पोर्शन है जब स्पीड कम हो रही है। तो यानी ये वाला पोर्शन यहाँ से शुरू करो, 0.5 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 4.5 तक जाएंगे। तो कितना टाइम पास आउट होगा वो बता देता हूँ। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, एक सेकेंड, ये ग्राफ है इस तरह, ठीक है। अच्छा, अगर नोट करें तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो ट्राइंगल है, हमें ये वाले पोर्शन का एरिया चाहिए। तो ये 0.5 है यहाँ पे, और ये एंड जो यहाँ पे हो रहा है वो 4.5 है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? ये हो जाएगा 4.5 माइनस 5.5 यानी 4 सेकेंड जो है ना वो नीचे की वो होगी, विड्थ होगी इस ट्राइंगल की। और जो हाइट है, हाइट क्या है? मैक्सिमम 20 है, 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? वो 4.4 है, हाइट जो है वो 20 है। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू 4 इंटू 20। ये हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 40। और ये क्या है? ये डिस्टेंस है, तो 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ये मुझे कोई चैट में बता सकता है ये कैसे निकालेंगे, या माइक पे बता दे? एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है कि आपको पास दो वेलोसिटी, दो स्पीड्स हैं, एक इनिशियल स्पीड है, एक फाइनल स्पीड है। तो उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। लेट्स से एक तरीका तो ये है कि जो आपने बताया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या आया? जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो 40 है, और जो रेक्टेंगल का एरिया था वो क्या था? वो 10 था। तो 40 प्लस 10 50। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है, और टोटल टाइम जो है वो क्या है? 4.5। तो ये क्या हो गया? ये मुझे बताओ कैलकुलेटर पे करके। 11.11। 11.11 मीटर पर सेकेंड, सही, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है अगर आप लोगों ने रखना होगा तो उसमें फिर हम वो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को मुश्किल लगते हैं। तो उसमें अगर एक जो क्लास के एंड में जो फीडबैक फॉर्म होगा, उसमें आप लोग बता दीजिएगा कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं। तो उस चैप्टर्स में जो ज़्यादा वोटिंग होगी, जो ज़्यादा लोग चाहेंगे कि वो चैप्टर्स हों, तो हम उसको भी डील करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए कि चलें डायनामिक्स पे आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं ये कर सकता हूँ अभी भी, इलेक्ट्रिसिटी किस किस को मुश्किल लगता है? किसी ने ये भी लिखा था कि इलेक्ट्रिसिटी डिफिकल्ट है चैप्टर।
चलें फोर्सेस, ठीक है। ठीक है, फोर्सेस को शुरू करते हैं। अली आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, अच्छा जी। चलें फोर्सेस के चैप्टर शुरू करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट लेट से कार है, अगर वो पहले से स्टेट ऑफ रेस्ट में थी तो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, कभी मूव नहीं करेगी। कब? कि जब उस पे सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हो। लेट से एक कार है, इसमें यहाँ पे एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, और पीछे से भी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। ठीक है, दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? उस फोर्स आपको पता है, 5 - 5 0 होगी, 0 न्यूटन फोर्स होगी। ठीक है, 0 न्यूटन। तो इस केस में क्या होगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से रुका हुआ है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। और अगर वो मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता रहेगा हमेशा। तो इस केस में क्या होगा? अगर गाड़ी पहले से रुकी हुई थी तो हमेशा रुकी रहेगी, और अगर मूव कर रही थी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में विद सेम स्पीड हमेशा मूव करती रहेगी। तो ये क्या है? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? लेकिन लेट से इधर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ है और एक ये सैटेलाइट है, लेट से ये सैटेलाइट जैसे मूव कर रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में लेट से सैटेलाइट की सेम स्पीड है, सैटेलाइट की स्पीड है फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस केस में क्या क्या हम कह सकते हैं कि लेट से अगर एक सवाल पैदा होता है, क्या सैटेलाइट एक्सीलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका जवाब क्या होगा? अली इसका जवाब दे सकते हो? अगर एक सैटेलाइट है, वो मूव कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है 10, तो क्या वो एक्सीलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं सर। अच्छा, एक्सीलरेशन का क्या वो होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। नहीं, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड नहीं आता है एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन में आता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी v - u अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब मुझे बताओ, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कब तक सेम रहती है कि उसमें ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना उसके डायरेक्शन चेंज हो? मुझे बताइए, क्या इस सैटेलाइट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? अली, सैटेलाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? यस सर। हो रहा है ना, क्योंकि वो ऑर्बिट कर रहा है। जब ऑर्बिट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो अगर नो प्रॉब्लम, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है भी, लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? कि इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो इट मीन्स कि v - u जो है वो इफेक्ट रखता है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन है। इस तरह के एमसीक्यूज बहुत आते हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है मगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। तो अगर उसने कोई पूछे कि बताओ कि एक्सेलरेशन है कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपने यही जवाब देना है कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मौजूद है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही जो कहता था, वो यही कहता था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं करेगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो एक्सेलरेट करेगा। तो इसका मुझे जवाब कोई दे सकता है? अभी आप जवाब दो कि यहाँ पे देखो, ये सैटेलाइट एक्सेलरेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स कि कोई फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो इसको मूव करवा रही है, क्योंकि फोर्स ही ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करवाती है या उसकी स्पीड चेंज करवाती है। तो यहाँ पे फोर्स, कौन सी फोर्स है? ये सैटेलाइट पे कौन सी फोर्स लग रही सेंट्रीपिटल फोर्स। है? सेंट्रीपिटल फोर्स। असल में ये जो ग्रेविटी है अर्थ की, जो सैटेलाइट को नीचे खींच रही है, इसको हम सैटेलाइट का वेट भी कहते हैं। ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है ऐसा, इसका वेट। ये जो वेट है ना, ये वो चीज है
जो इस सैटेलाइट को एक्सेलरेट करवा रही है। तो यही चीज़ जो है ना अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ में डिस्कस करेंगे। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस अप्लाई हो रही है और वो बैलेंस नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है, यानी लेट से अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस का क्या मतलब होता है? लेट से कार में पीछे से फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, कोई पुश कर रहा है, और एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन यहाँ से, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड कैसे है? दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस होगा 2 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन, 2 न्यूटन है। तो ये जो है ये बैलेंस नहीं है, ये डिसबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेज है। तो इस केस में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी रिजल्टेंट फोर्स मौजूद हो तो एक्सेलरेशन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के। ये बेसिक लॉ है न्यूटन का, इसी से वो फॉर्मूला बना है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए इसी से बना है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। तो अब अगर हमें निकालना हो, लेट से अगर फोर्स है 2 न्यूटन जैसे मैंने बताया, और अगर किसी ऑब्जेक्ट है उसका मास है 0.5 kg, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? उसकी एक्सेलरेशन होगी F अपॉन एम, फोर्स है 2, मास है 0.5, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी 4, 2 डिवाइड बाई 0.5 क्या होता है? 4, तो एक्सेलरेशन होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया ये। अच्छा जी, अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? अगर मैं पूछना चाहूँ, यस सर। क्या कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ? सर देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं भी बताता हूँ। लेट्स से एवरी मतलब, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स में हमेशा जो फोर्सेस होंगी ना वो हमेशा पेयर में होंगी, कभी भी फोर्स इंडिविजुअल नहीं होगी, जब भी होगी पेयर में होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये मून है, तो मून मून अर्थ जो है वो मून पे नीचे फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, इसको मून का वेट कहते हैं। अच्छा, इसका रिएक्शन क्या होगा? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि मून भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स द मून, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह अगर कोई और ऑब्जेक्ट है, लेट से कोई पर्सन है यहाँ पे इन द स्काई, तो इसका वेट है अर्थ, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। तो मुझे इसका कोई जवाब दे सकता है कि हम यूजुअली क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो पर्सन है वो अर्थ पे नीचे गिर रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि अर्थ ऊपर आ गई हो पर्सन के पास। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो ये कहता है कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, यानी जितनी फोर्स से अर्थ पर्सन को नीचे खींच रहा है, पर्सन भी अर्थ को ऊपर खींच रहा होगा उतनी ही फोर्स है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका जवाब मुझे चाहिए कि हमेशा हम ये देखते हैं कि पर्सन नीचे गिरता है अर्थ पे, जमीन पे, कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बंदा आसमान पे ही रहे और जमीन ऊपर चली जाए? सर ये एक ह्यूमन का जो वेट है वो उस फोर्स, वो जो फोर्स है वो उससे बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जो अर्थ को खींचने के लिए जो फोर्स चाहिए वो उससे बहुत ज़्यादा हो। नहीं, फोर्सेस बराबर हैं। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड नहीं लॉ ये सर, मैं कहता कह है, रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन एक फोर्स है, लेकिन अर्थ को खींचने के लिए 1 न्यूटन से बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। सही है, सही बात है। उसकी वजह ये है कि जो फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ वाला, F इज इक्वल टू ma। अब अगर नोट करो, लेट से जो पर्सन है उसका वेट समझो है 500 न्यूटन, तो जो बंदा अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, सेम रिएक्शनरी फोर्स है, वो भी 500 है, 500 न्यूटन। तो अब चलो देखते हैं पहले कि बंदा किस तरह एक्सीलरेट करेगा पर्सन। पर्सन पे फोर्स लग रही है 500 और उसका मास है 50 kg, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी 10, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरेगा। लेकिन अब अगर कमिंग बैक टू अर्थ, अर्थ पे आ जाए, अर्थ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, F इज इक्वल टू ma। अर्थ पे भी कितनी फोर्स लग रही है? सेम फोर्स लग रही है 500,
ठीक है, 500 लग रही है। लेकिन ये बताओ कि लेट से अर्थ का मास कितना है, बहुत ज़्यादा होता है अर्थ का मास, इट्स लाइक इन द बिलियंस ऑफ केजीज, यानी आप जीरोज ऐड करते चले जाओ। तो एक्सेलरेशन आगे लिख दो। तो अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय बिलियंस ऑफ केजीज। जीरोस ऐड करते चले जाओ। तो अब ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी, बहुत कम होगी, 0.00000 आते ही जाएगा, बहुत कम एक्सेलरेशन होगी। तो ये इतनी नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है, उससे पहले ही जो है ना वो पर्सन अर्थ पे गिर चुका हो। तो ये इतनी नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, वो देख ही नहीं सकती कि अर्थ भी मूव कर रहा है। अभी हाँ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। सही है, तो ये बेसिक पॉइंट है। अच्छा जी, अच्छा ये देखो, ये आपके सामने ये एक एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक जमीन पे पड़ा हुआ है। तो एक है इसका वेट जो उसको ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो अपनी जगह पे रुका हुआ है। इट मीन्स कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो होगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो उसी वक्त स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है जब उसकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना होती, उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अगर होती तो वो मूव कर रहा होता। तो अब ये वेट को कौन वो कर रहा है, काउंटर कर रहा है, वो नॉर्मल फोर्स है। ये नॉर्मल फोर्स वो वही होती है जो उनके रिएक्शन, जो हम जैसे फ्लोर पे खड़े होते हैं तो हमें जो टफनेस फील होती है पैरों पे, अपने फुट पे जो टफ जो फील होता है, ये वो नॉर्मल फोर्स होती है जो जमीन हम पे लगा रही होती है। तो एग्जाम में जो है ये करना होगा कि जो वेट होता है वो हमेशा हम सेंटर ऑफ मास से, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिड पॉइंट होता है, यूनिफॉर्म पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है और ये यूनिफॉर्म मास है। तो उसका जो मिड पॉइंट है ये जो है ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा होता है। तो यहीं से आप वेट का वो बनाओगे डायरेक्शन, ठीक है, यहीं पे बनेगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है और नॉर्मल फोर्स कहाँ होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया ये पॉइंट। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ कवर कर लिए। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3.1। तो लेट्स से, अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये देखते हैं, एक सेकंड। ठीक है, अच्छा नॉर्मली आप देखते होंगे कि एक लेट्स एक पर्सन है, वो अर्थ पे नीचे गिर रहा है। वो जो नीचे गिर रहा है बिल्कुल, तो होता ही है कि जैसे से वो नीचे मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन तो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन एयर है, एयर की वजह से क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती रहेगी, तो यानी वेलोसिटी डाउनवर्ड है और एयर रेजिस्टेंस जो है वो अपवर्ड होगी, वो उसको रोकती रहेगी। तो फाइनली एक पॉइंट आएगा जब लेट से जो इसका डाउनवर्ड वेट है और जो ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, एयर रेजिस्टेंस और वेट। उस पॉइंट पे क्या होगा कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, यानी जितना इस लेट से जो पर्सन इसका वेट है 500 न्यूटन, और आफ्टर सम टाइम जब उसकी वेलोसिटी बहुत इंक्रीज हो गई तो उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी वो भी समझो एयर रेजिस्टेंस है वो भी 500 होगा। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी अब आप 500 माइनस 500 तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे ये होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है और उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वो हमेशा सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो यानी अब जो वो पर्सन जो होगा वो सेम स्पीड से नीचे, सेम वेलोसिटी से नीचे गिरता रहेगा।
लेट्स से अगर इसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, तो अब कंटिन्यूसली वो फ्लोर तक पहुंचने तक 30 मीटर पर सेकंड पे वो फॉल करता रहेगा। यानी पता ये चला, इसी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये है टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में स्पीड अप होता है, वो एक्सेलरेट करता है, जब उसके ऊपर इतनी एयर रेजिस्टेंस हो जाए कि वो उसके बिल्कुल वेट को बैलेंस कर दे, तो उस पॉइंट पे आके जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है। तो ये वो पॉइंट होता है जब जो है बिल्कुल टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है। लेकिन ये उसी जगह पे होगा जहाँ पे एयर मौजूद है। अगर मून है तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो है वो एयर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो हैंड रेज कर सकता है, पूछ सकता है। चलो आगे चलते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन सिंपल वही चीज़ है कि जो किसी भी डायरेक्शन में, अब एक जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो फ्रिक्शन हमेशा उसकी मूवमेंट को अपोज करती है। जैसे एयर रेजिस्टेंस है, तो जिस तरह एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी किसी की मूवमेंट को अपोज करती है, फ्रिक्शन भी यही करती है कि फ्रिक्शन जो है वो अपोज करती है मूवमेंट को। लेकिन फर्क क्या है, फ्रिक्शन उस वक्त होता है जब दो सर्फेसिस आपस में टच हो रही हो, आपस में रब हो रही हो, उस वक्त वो फ्रिक्शन कहलाता है। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन से जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है और ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जैसे ये आपके सामने ये एग्जाम्पल 3.2 है। अगर हम ये देखें, an object weighing 50 Newton lies on a rough surface. A constant force F1 force of 12 Newton acts on the object. The friction force F acting on the object is 2 Newton. Find the acceleration of the object. अच्छा जी, तो ये अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट क्या है, 50 न्यूटन है। लेकिन हमें इसका जो वेट है वो 50 न्यूटन है। लेकिन हमें इसको अभी नहीं देखना, हमें ये देखना है कि फोर्स कौन सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी मूवमेंट है वो क्या है। तो अगर हम फोर्स नोट करें, F1 वो 12 न्यूटन है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, वो 2 न्यूटन, वो 2 न्यूटन है। तो इट मीन्स क्या होगा, इसमें इसकी एक्सीलरेशन हम कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ये देख लो। ये फोर्स F1 12 न्यूटन और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो क्या है, वो 2 न्यूटन है बैक। तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स पहले निकालेंगे। रिजल्टेंट क्या होगी, सिंपल, वो होगी 12 माइनस 2 10 न्यूटन। ये होगी रिजल्टेंट फोर्स। अब ये एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगी? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो निकालने का, F इज इक्वल टू एम ए। में ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है। लेकिन उसके लिए हमें पहले मास पता होना चाहिए। मास क्या है? मास हमें नहीं दिया हुआ, हमें वेट दिया हुआ है। वेट क्या है, 50। तो हम वेट हमें पता है, मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। तो मास कैसे आएगा, W क्या है 50 और अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है 10, तो m हो जाएगा 5 kg। तो हम मास की जगह 5 रखेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होगी, ये हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल 3.4 देखो और मुझे जवाब दो। अभी हाँ, इसका मुझे बताओ कि P जो है, P ये कौन सी फोर्स होगी? एयर रेजिस्टेंस। और अली Q क्या? सर वेट। वेट, सही है, ठीक है। चलो अच्छा, अब सी देखते हैं, पार्ट सी। व्हेन द स्काई डाइवर स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम वेस्ट, द फोर्सेस P एंड Q आर अनबैलेंस्ड। ठीक है, फोर्सेस P एंड Q अनबैलेंस्ड है। क्यों शुरू में, क्यों अनबैलेंस्ड है? शुरू में इसलिए अनबैलेंस्ड है कि देखो Q वेट जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, हर इंसान का वेट जो है वो अर्थ पे कांस्टेंट है। लेकिन जो P है, एयर रेजिस्टेंस है, वो शुरू में ज्यादा नहीं होगी। शुरू में जब ऑब्जेक्ट फॉल होना शुरू होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो एयर रेजिस्टेंस डायरेक्टली
जो है ना वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर आपने नोट किया होगा, कभी कभी आपने गाड़ी से मतलब गाड़ी में आप जा रहे हैं अगर कार में, तो अगर आप विंडो से अपना फेस बाहर निकालें, चेहरा बाहर निकालें, तो जितनी स्पीड अप होगी गाड़ी उतना ही आपको ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस फील होगी अपनी फेस पे। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि शुरू में एयर रेजिस्टेंस कम होगी, जब ये बंदा बहुत स्पीड अप नीचे गिरेगा तब जाके एक वक्त आएगा कि पी जो है ना वो क्यू बैलेंस हो जाएंगे। तो देन ऑनवर्ड्स जो है वो टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से पर्सन जो होगा वो नीचे गिर रहा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, मास। ओके, मास क्या होता है? मास जो होता है वो सिंपल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो सब्सटेंस कह लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी, ये होता है मास। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने जो कुछ है, यानी लेट से जितना मटेरियल है, मैटर है, वो कहलाता है, वो मास कहलाता है। और मास क्या है वो मैंने पहले बताया कि वो स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक अंदर जो इसके अंदर एक इनहेरेंट रेजिस्टेंस होती है, वो अपनी पोजीशन अपनी मूवमेंट चेंज नहीं करना चाहता। लेट से अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है और हम चाहते हैं वो मूव करेंगे, तो हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो फोर्स लगानी पड़ रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये इनर्शिया है कि इनर्शिया रेजिस्ट करता है अपनी करंट पोजीशन को। अगर एक ऑब्जेक्ट पहले से रुका हुआ होगा तो वो नहीं चाहेगा कि मैं मूव करूं, और अगर मूव कर रहा होगा और हम चाहेंगे कि वो रुक जाए या वो और स्पीड अप हो जाए, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं और स्पीड अप हूँ या मैं रुक जाऊँ, तो तब भी वो रेजिस्ट करेगा। तो ये जितनी भी रेजिस्टेंस है इसको कहते हैं इनर्शिया, जो एक बॉडी के अंदर इनहेरेंट होती है। और ये इनर्शिया की वजह क्या होती है? जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतना ही उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, वो रेजिस्ट ज्यादा करेगा अपनी मूवमेंट को, अपनी वेलोसिटी के चेंज को। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैंने बता दी। मून मून का जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1.6 है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? फर्क क्या है इसका? लेट से एक पर्सन है, उसका मास कांस्टेंट होगा, मून हो या अर्थ हो। लेट से एक पर्सन है, उसका मास है 50 kg, लेकिन उसका अगर वेट निकालना हो अर्थ पे, तो हम वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो मास है 50 और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ पे क्या होती है? 10। तो अर्थ पे इसका वेट होगा 500 न्यूटन। और अगर मून पे वेट निकालना होगा तो वो होगा 50 मल्टीप्लाई बाय मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो है 1.6। तो वो क्या होगा, मुझे जरा कोई बताए? 52 इंटू 1.6 क्या होता है कैलकुलेटर में करके? 80। 80। तो 80 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मून पे वेट कम है और अर्थ पे वेट ज़्यादा है। तो अगर किसी को डाइटिंग का शौक हो और डाइटिंग नहीं हो पा रही हो, यानी वजन कम नहीं हो पा रहा हो, तो उसको चाहिए कि वो किसी हल्के प्लेनेट पे चले जाए, किसी लाइट वेट प्लेनेट पे चले जाए, मून पे चले जाए, तो वहाँ पे उसका वेट बगैर कोई मेहनत किए हुए भी कम हो जाए। तो अगर 500 न्यूटन अर्थ पे वेट है तो वहाँ पे जो मून है वहाँ पे 80 न्यूटन वेट हो जाएगा। अच्छा जी, सही है, आगे चलते हैं। डेंसिटी, ये तो बहुत ही इजी है, इसलिए इसको मैं क्विक लेके जाऊंगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत इजी है। कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका क्या है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें डेंसिटी निकालनी हो, तो पहले वेट बैलेंस से उसका मास कैलकुलेट कर लो। जैसे लेट से ये क्यूब है, इसका मास आपने किसी भी वेट मशीन से कैलकुलेट कर लिया। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ये आपके सामने कंटेनर है, इसका ये इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो लिक्विड है, उसका पहले आपने काउंट कर लिया वो कितना। जब आप ये सॉलिड क्यूब ये अंदर एंटर करोगे तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? उससे उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसको बस आप डेंसिटी के फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास आप निकाल चुके थे पहले, और जितना वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वो जो इंक्रीज वॉल्यूम है ना वो आप नीचे लिखोगे बी के अंदर। तो इससे जो है आपकी डेंसिटी आ जाएगी। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए मैं क्विक आगे जा रहा हूँ। अच्छा जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। और अच्छा,
अच्छा ये बताइए आप दोनों, अबीहा और अली और तीसरे भी स्टूडेंट हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्या नाम है? ऐशमाल नाम है, ऐशमाल। क्या आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? ऐशमाल जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अपने बारे में बताइए कि आप किस स्कूल में हैं और कब एग्जाम्स आप देंगी फिजिक्स ओ लेवल्स की? मैं ग्रेड 9 में हूँ। ओके, ग्रेड 9 में। तो अभी यानी आपने फॉरेन एग्जाम तो नहीं देना होगा? नहीं, नेक्स्ट ईयर देना है मुझे। सही, नेक्स्ट ईयर देना, ठीक है। अच्छा, अच्छा आप तीनों मुझे चैट पे बताएं अ, कि चलें ठीक है। तो अब जो है करंट जो टॉपिक मैं शुरू करने लगा हूँ, टॉर्क, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। इसमें आप लोग बताइए कि आप लोग कितना मतलब थकन मतलब मजीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आज के लिए हो गया तो हमें नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट सेशन पे इसको रखना चाहिए? मुझे माइक पे या चैट पे बताएं। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस करवा दूँ, ठीक है, कंटिन्यू करना है, सही, ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का वो भी पूछना पड़ता है ना, बोर्ड भी, क्योंकि वो कई बार बोर भी हो जाते हैं इसलिए, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो ये देख लो, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। असल में टर्निंग इफेक्ट का हो या मोमेंट का हो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीजें होती हैं। सिंपल ये दो बातों में डिपेंड करता है। एक ये कि जैसे अगर आपको ये इमेज नजर आ रही हो, तो पिवट पॉइंट क्या होता है? लेट्स से एक सीसॉ है, बचपन में हर कोई जो है वो आपको पता होगा पार्क्स में सीसॉ पे बैठता होगा। तो लेट्स से ये पिवट है। तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ, लेट्स से मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ एफ, और उसका पिवट से डिस्टेंस डी, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है टॉर्क, एफ टाइम्स डी, एफ डी। तो यानी दोनों में से कोई भी अगर वैल्यू ज्यादा होगी, अगर डी ज्यादा होगा या फोर्स ज्यादा होगी, तो दोनों केसेस में टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी तरह लेट्स से यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है सीसॉ पे, और एक बच्चा वहां बैठा हुआ है, तो फोर्स होगी वो क्या होगी? वो उसका वेट होगा। किसी भी पर्सन जो बैठा होता है उसका वेट जो होता है ना, वो एक्चुअली फोर्स होती है। इसी तरह इसका भी वेट होगा, इस बच्चे का, और ये जो है इसका डिस्टेंस, लेट से मैं एक्स कह लेता हूँ, एक्स, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि सीसॉ बैलेंस हो ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे ना क्लॉकवाइज मूव करे। आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है कि कोई जैसे क्लॉक होती है उसके डायरेक्शन में अगर कोई चीज मूव कर रही है, तो यानी जो ये राइट साइड एक क्लॉकवाइज मूव करना चाहती है, और जो लेफ्ट साइड सीसॉ की वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहती है। तो जब भी दोनों साइड्स का टॉर्क सेम होगा, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी जो सीसॉ है वो ना लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा, ना क्लॉकवाइज मूव करेगा, ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अब लेट से अगर फॉर एग्जांपल अगर ये सीसॉ है बड़ा सा, और यहाँ पे अगर एक पर्सन है वो यहाँ बैठा हुआ है, और इसका वेट बहुत ज़्यादा, ही इज़ वेरी हैवी, लेट्स इसका वेट है 500 न्यूटन, और दूसरा पर्सन है और इसका डिस्टेंस लेट से कह लो ये 1 मीटर दूर है, और दूसरा जो पर्सन है पिवट से, वो उसका वेट कम है, उसका वेट हाफ है, 250 न्यूटन है। तो अब उसे क्या करना होगा कि वो बैलेंस कर ले, कि वो ज़्यादा कि बैलेंस मतलब कि ना सीसॉ राइट पे मूव करे ना लेफ्ट पे मूव करे। तो उसका तरीका क्या है कि उसको ज़्यादा अपनी लेंथ बढ़ानी होगी, उसको दूर बैठना होगा, 2 मीटर दूर बैठना होगा अगर उसका वेट कम है। तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन, सॉरी इसका वेट है 250 न्यूटन। तो यानी पता ये चला जिसका वेट कम होगा उसको दूर बैठना चाहिए। अगर उसको जितना वो दूर बैठेगा पिवट से, उतना ही टर्निंग इफेक्ट उसको ज़्यादा मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इक्वेशन लिखूं, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए लिखता हूँ 500 फोर्स टाइम्स 1, इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो राइट साइड है 250, उसका वेट टाइम्स
2 मीटर डिस्टेंस, तो दोनों बैलेंस हो गया। यहाँ भी 500 हो गया, वहाँ भी 500 हो गया, ये हो गया। तो जब ये केस होगा तो ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा ना क्लॉकवाइज मूव करेगा। अच्छा, इस हवाले से, मोमेंट्स के हवाले से अगर किसी को कोई मुश्किल कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है माइक पे, कोई कंफ्यूजन हो। किसी को नहीं है? चलो फिर मैं एक सवाल देता हूँ, वो आप लोगों को सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है, उसका आंसर भी मुझे चैट पे बताना या माइक पे बता देना, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सीसा है, एक ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है, ये है 50 न्यूटन, ये है 100 न्यूटन। अच्छा, 50 न्यूटन वाला कितना दूर है पिवट से? ये है 3 मीटर दूर, ये है 1 मीटर दूर। अच्छा अच्छा, एक ब्लॉक लेट से मैं पिवट के ऊपर रख देता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट, एक चीज याद रखना, जो पिवट के ऊपर जो चीज होती है उसका कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होता। यानी टर्निंग इफेक्ट उसका क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, वो पिवट से दूर नहीं है। क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में F इंटू डी आता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस जीरो होगा तो पूरे का पूरा टॉर्क जो है वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इससे ये पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो ऊपर होगा पिवट के, तो उसका टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। तो लेट से ये जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है उसका उसका वेट क्या है? इसका वेट है 200 न्यूटन, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लेट से इधर पड़ा हुआ है, इसका वेट है फॉर एग्जांपल 150 न्यूटन। हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना दूर बैठा है। इसका मुझे आंसर बताओ करके चैट पे या माइक पे। एक सेकंड, मगर सही शो हो रहा हो। हाँ, ये देख लो, इसका मुझे आंसर चाहिए एक्स का क्या आंसर होगा? टोटल चार ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 50 न्यूटन वाला है, एक 100 न्यूटन वाला है, एक 200 न्यूटन है जो पिवट के ऊपर है, और सर एक 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। अच्छा, और किसी का? अली, आपका क्या आ रहा है? 3। अली का भी सर 3? जस्ट अ मिनट। क्या बताया आपने? अली माइक पे बता दें, क्योंकि चैट मुझे नजर नहीं आ रहा। सर 5/3 मीटर। 5/3 आ रहा है। अच्छा एशमा, आप ये सॉल्व किया आपने? आपके जी आंसर आ रहा है? 1.7 आ रहा है मेरा। अच्छा, सबका मेरे ख्याल से 5.3 यही होता है ना, 1 पॉइंट। चलो करके बताता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की जो बैलेंसेज है उनको देख लेते हैं। तो 50 कितना दूर है? 50 पिवट से 3 मीटर, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अच्छा 100 कितना दूर है पिवट से? 1 मीटर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1। जो पिवट के ऊपर है उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है पिवट से। अच्छा, फिर देख लो, तो अब हम राइट साइड पे आते हैं, तो उसका वेट है 150, और कितना दूर है? एक्स टाइम्स दूर है। तो इसको आप देख लो करके एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो 50 इंटू 3 क्या होता है? 150। 100 इंटू 1 क्या होता है? 100 इज इक्वल टू 150x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 250 डिवाइडेड बाय 150। ऐसा ही है, मैंने कोई गलती तो नहीं है?
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 15 क्या होता है? ऊपर होगा, नीचे का 3। 5/3। हाँ 5/3। तो मेरे ख्याल से अभी आपका गलत हुआ था, आपसे क्या गलती हुई थी? तो मैंने 50 और 100 एक साथ ले लिया था। ओह अच्छा, देखो 50 अलग दूर है, 53 मीटर दूर है और 100 1 मीटर दूर है, ठीक है, तो अलग अलग यूज होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सही है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसमें कि जो कि जहां से हम कह सकते हैं कि वेट किसी भी, जैसे अर्थ है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, तो वैसे तो आपको पता है वो हर पॉइंट से अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर हमें कोई एक पॉइंट चूज करना हो जहाँ से हम डायग्राम में, ग्राफ में ड्रॉ कर सके कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम फिगर में लिख सके कि ये वो जगह है जहाँ से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो कहलाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मेजोरिटी केसेस में जब एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, तो जहाँ पे उसका मास यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका जो वेट होगा, वेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, दरमियान में होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर लेट से कोई मेटल रिंग है, जैसे आपके सामने ये इमेज बनी हुई है मेटल रिंग की, तो मेटल रिंग देखो बीच में हॉलो है, बीच में कोई इसका मास नहीं है। मास तो आपको पता है रिंग में साइडों पे होता है, लेकिन इसका भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगी, दरमियान में होगी, यानी एवरेज लोकेशन वहां पे होगी। सही है। अच्छा जी, अच्छा स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? The ability of an object to retain its original position after being displaced slightly। यानी किसी भी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टॉपल करो, थोड़ा सा धक्का दो, अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो वो कहलाते हैं कि हम वो स्टेबल, हम कहेंगे कि वो स्टेबल ऑब्जेक्ट है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। लेकिन अगर वो मूव कर गया, अगर वो गिर गया, उसने टॉपल हो गया, इसका मतलब वो अनस्टेबल है। जैसे अगर आप ये नोट करो, ये कोन है, ये मेरा अगर कर्सर नजर आ रहा हो, इस कोन को आप स्लाइटली अगर आप हिट करोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमने कोन बैलेंस की हुई, इसको स्लाइड से भी अगर टॉपल करेंगे, हिलाएंगे, तो वो गिर जाएगी। तो एक अहम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? कौन से ऑब्जेक्ट स्टेबल होते हैं? जिनका बेस एरिया ज़्यादा होता है। जिस ऑब्जेक्ट का बेस एरिया ज़्यादा होगा वो स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो तो इस कोन का बेस एरिया बहुत कम है, तो ना होने के बराबर है, तो इसलिए ये बहुत ही अनस्टेबल है। इसको ज़रा सा भी हिट करोगे ये गिर जाएगी, टॉपल हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी होता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो जितना नीचे होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जितना उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल डाउनवर्ड बेस पे होगा, उतना ही वो स्टेबल होगी, और जितना सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा उतना ही वो अनस्टेबल होगी। तो ये दो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन को पूछना चाहे तो पूछ सकता है मुझसे। नहीं? अच्छा जी, सही है। अच्छा जरा चैट पे बताएं, अभी नेक्स्ट चैप्टर है प्रेशर। ये कितने इंटरेस्टेड है इसे पढ़ने में? अच्छा, आप हो इंटरेस्टेड प्रेशर। और बताएं, अली, अबीहा, अशमार। प्रेशर इन वाटर, सही है, ठीक है। प्रेशर इन वाटर, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। सही है। अच्छा, प्रेशर, प्रेशर सिंपल क्या होता है? तो बहुत इजी है, फोर्स अपॉन एरिया, बहुत इजी है। यानी लेट से नॉर्मली एक पर्सन है, इसके फुट है, सही है, लेट से उसके फुट का जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है, ठीक है। और तो क्योंकि 2 फुट होते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा टोटल एरिया। और इसका लेट से वेट जो इस पर्सन का वो है 500 न्यूटन। यहाँ पे जो फोर्स होगी वो क्या होगा? वो एक्चुअली इसका वेट होगा। तो अब प्रेशर का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है? 500, फोर्स है 500
और एरिया क्या है 2 + 2 4, तो क्या हो जाएगा ये 125 आई गेस 125 हो जाएगा। और इसके यूनिट क्या होंगे, तो फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल्स भी कहते हैं, यानी या तो आप इस तरह कह लो कि ये यूनिट है 125 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या इस तरह कह लो कि 125 पास्कल्स। पास्कल्स जो है ये इक्विवेलेंट है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, सही है। अब हम आते हैं प्रेशर इन लिक्विड पे, जो अभी कह रही थी, तो इसको डील करते हैं। ये अगर आप बुक पे देखो तो ये लिक्विड प्रेशर देखो, इसमें रूल ये होता है कि जितना हम डेप्थ पे जाएंगे किसी भी लिक्विड की, हम जितना डेप्थ पे जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर स्विमिंग की हो, अगर किसी ने एक स्विमिंग का एक्सपीरियंस किया हो, तो आप नोट कर सकते हो कि अगर स्विमिंग पूल में अगर हम नीचे डेप्थ पे जाते हैं, बिल्कुल नीचे, तो एक वक्त आता है कि आपको जो पेन शुरू हो जाएगा कानों में, मतलब एयर में जो है ना, एयर ड्रम्स में पेन शुरू हो जाएगा। तो पेन क्यों होता है, पेन इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रेशर होता है वाटर की डेप्थ के साथ वो आपके एयर ड्रम्स पे बढ़ रहा होता है, तो आपके लिए वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते आप। तो इसीलिए जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जितना हाई ऊपर आएंगे उतना प्रेशर कम होगा। तो लेट से मैं ये कंटेनर है, इसमें अगर आप ये देखो पी नॉट देखो अगर, तो पी नॉट क्या है, पी नॉट पे तो कोई डेप्थ नहीं है लिक्विड की, तो ये जो एयर है ऊपर, जो हवा है ऊपर, जो उसका बल्क है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसका प्रेशर है। तो ऊपर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जब जैसे जैसे नीचे डेप्थ पे जाते रहते हैं तो फिर वाटर का प्रेशर आ जाता है। तो लेट से अगर कोई पर्सन है, ये लेट से कंटेनर है, यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ पे इधर एक ब्लॉक है, तो एक तो अगर हमें मालूम करना हो कि इसमें कितना प्रेशर पड़ रहा है, क्या प्रेशर है, तो एक प्रेशर तो वाटर की वजह से होगा या लिक्विड की वजह से होगा, जो लिक्विड की हाइट है, और दूसरा ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उस वजह से भी होगा। तो जो बॉक्स पे जो प्रेशर है वो दो वजह से, एक वाटर की वजह से, और वाटर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी ऐड होगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि बॉक्स पे प्रेशर हर पॉइंट पे पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ ऊपर ही पड़ेगा, यानी इस साइड से भी सेम प्रेशर होगा, यहाँ भी वही प्रेशर होगा। मतलब लेट से अगर नीचे की जो सरफेस है बॉक्स की, तो वहाँ भी जो है ना प्रेशर पड़ रहा होगा डिपेंडिंग ऑन द हाइट। पड़ के होगा, नीचे हाइट ज़्यादा है तो नीचे के लिए ज़्यादा, नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा प्रेशर होगा, और ऊपर वाले हिस्से में कम प्रेशर होगा, क्योंकि ऊपर वाले बॉक्स के हिस्से की हाइट कम है, नीचे जो है वो यानी डेप्थ ज़्यादा है, तो नीचे वाले पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, ऊपर वाले पे कम पड़ रहा होगा। अगर ये देखो, ये आपके सामने आ गया प्रेशर एट पॉइंट ए ड्यू टू द लिक्विड, तो ये इसका बहुत ही इजी फॉर्मूला है प्रेशर का। तो क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो टोटल जो अगर हमें निकालना हो, कि टोटल प्रेशर क्या है किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे पॉइंट ए पे, तो वो कैसे निकलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी मैं पी ए लिख लेता हूँ, ऐसे पी सबस्क्रिप्ट ए प्लस रो जी एच। ये रो क्या है, रो, ये जो रो मैंने पी टाइप बनाया ये डेंसिटी है, जो भी लिक्विड, जिस भी लिक्विड के अंदर हम है उसकी डेंसिटी को रो कहते हैं, तो ये डेंसिटी है। जी क्या, ये अर्थ की या प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। अगर हम मून पे होंगे तो जी की वैल्यू अलग होगी, जैसे हमने ऊपर देखी थी 1.6 होगी, अगर हम अर्थ पे हैं तो 10 होगी, और एच क्या है, एच डेप्थ है, सिंपल। यहाँ तक अगर कोई किसी को सवाल है तो वो पूछ सकता है मुझसे, कोई कंफ्यूजन हो। कोई सवाल हो। अच्छा, अभी आपने लिखा हुआ है डाइविंग बैल, ठीक है, डाइविंग तो क्लियर है, बैल से कोई आप क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर सकती हैं अगर इस तरह का कोई है। Sir, how can I share? चैट पे शेयर कर दें अगर कोई है। सर आप कंटिन्यू करें, मैं लिख देती हूँ, तब तक टाइप करती हूँ। ठीक है, सही है।
अच्छा जी, ये हाइड्रोलिक सिस्टम ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें गौर से। तो ये देखें, ये आपके सामने ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये बड़े से बड़े वेट को पुल करने के लिए भी उठाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मेन वो क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लिक्विड के अंदर डेंसिटी जो वो होती है, प्रेशर होता है वो फिक्स रहता है, लिक्विड के अंदर फिक्स रहता है। तो लेट से अगर F1 से अगर आप फोर्स लगाएं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स लगाते हैं और एरिया उस जगह का कम है, तो मैं अगर लिखना चाहूँ, लेट से F1 पे अगर कोई बंदा फोर्स लगाता है अपने हाथों से, कोई पुश करता है, तो लेट से फोर्स को लगा रहा है 50 न्यूटन, और एरिया क्या है, एरिया है लेट से 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी 50 अपॉन 1 क्या होता है, 50। सही है, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 50 पास्कल। सही है। अच्छा, ये प्रेशर सेम रहेगा पूरे लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड क्या इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता, इसका प्रेशर सेम रहेगा। तो अब अगर मुझे मालूम करना है कि F2 पे कितनी फोर्स अप्लाई होगी, जब हमने F1 में नीचे पुश किया तो F2 पे कितनी फोर्स होगी, तो वो कैसे आएगा, तो वो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F2 इज इक्वल टू प्रेशर और F2 का एरिया। प्रेशर क्योंकि सेम है, प्रेशर क्या था ऊपर, 50 था, तो प्रेशर 50 है, और लेट से यहाँ पे अब एरिया हो गया 100 मीटर। तो F2 क्या आएगा, F2 होगा 5000 मीटर। तो ये बहुत ज़्यादा यानी वेट है। तो इसी पर्पस, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है ना, हम बड़े से बड़ी गाड़ी या ट्रक जो है ना उसको भी ऊपर उठा सकते हैं, यानी कम फोर्स सप्लाई करके हम बहुत ही हैवी चीज़ उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोलिक सिस्टम जो है। सही है। अच्छा जी, तो अच्छा, ग्रुप एंड में तो जब क्लासेस एंड होंगी, तो मैं जो हूँ आप लोगों से क्विज शेयर करूँगा। वो जो क्विज है वो मैं शेयर करूँगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो वो जो है वो आप लोगों ने एंड में शेयर करना होगा, फीडबैक फॉर्म फिल करना होगा। अच्छा, ये मैं देख लूँ ड्राइविंग बेल वाली चीज़ जो है, एक सेकंड देखो, बोल दीजिएगा। चलो, तो मैं आपको जो है क्या नाम है, मैं आपको डेंसिटी का मौका देता हूँ। तो पूछने का पहले मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल पूरी करा लूँ, थोड़ा सा बस कवर करना है क्योंकि क्विज मैंने इसका देना था। ठीक है, तो जो है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है mgh। जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है हाइट पे, तो क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाना चाह रहा है मगर अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स को नीचे खींच रही है, तो जब भी आप ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट आते हो, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट आते हो, तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और उससे क्या होगा, ग्रेजुअली वेलोसिटी कम नैरो डाउन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और यही उल्टा होता है, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक इंक्रीज होती है। सही है, बस इतना बताना था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्विज की वजह से मुझे बताना पड़ा। अच्छा, ईमान आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते सर हैं। सर 4 क्वेश्चंस वो मेरे समझ में नहीं आ रहे, अगर मैं आपको डिक्टेट कर दूं तो आप समझा देंगे। अच्छा, इस तरह चलें, अगर तो वो उसके लिए इमेज की जरूरत नहीं है, तो आप बताइए ओरली क्या है, क्वेश्चन क्या है। डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल्स 13,600 kg per meters cube। 13,600 kgs।
पर मीटर क्यूब। ओके, और एयर की 1.2। ठीक है, तो फाइनली ये देख लीजिए अगर इसकी आवाज़ आ रही हो। वॉल्यूम्स का एक सेकेंड, ये हाँ ठीक है। Aleem team has its own process whereby every student fills in a feedback form after every class, and even the teacher fills a feedback form for the student after every class. The best part is students can avail all these facilities in their own comfort zone, in the relaxed environment of their home. So I suggest to all the parents and students to avail this opportunity as much as you can and promote the smart teaching which Waleem has introduced. फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने फिल करना होगा, उसको फिल कर लीजिएगा फीडबैक फॉर्म। एक सेकंड जरा मुझे दीजिए, मैं चैट पे शेयर करता हूँ। और दूसरा क्विज का भी मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वो आप लोगों ने फिल करना होगा, वो करना होगा, ठीक है। और अच्छा, और अगर किसी ने आइंदा किसी क्योंकि ये ओ लेवल्स के लिए क्रैश कोर्स है ये, तो ये मई जून में जिन्होंने अपेयर होना है, तो अब समझे ऑलमोस्ट अब 2 to 3 मंथ्स रह गए। तो अगर कोई क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहता है तो वो भी वलीम से बात करके एनरोल हो सकता है, ठीक है। मैं क्विज का लिंक देता हूँ, ये आप लोगों ने एक सेकेंड ओके। अच्छा जी, ये जो है ये देख लें, ये लिंक खोल रहा है, ये क्विज का लिंक है। और इसी तरह फीडबैक वो भी बता दो, ये फीडबैक फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा, ये भी भेज रहा हूँ आपको। ये दोनों फिल करने होंगे, ये एक तो टेस्ट है आप लोगों का और एक फीडबैक है, ये भी देख लें, ये भी ओपन हो रहा है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। और साथ साथ जो है वो मैं नोट्स अगर जो मैंने बनाए थे वो भी बताया था, वो भी भेज देता हूँ आप लोगों को, मतलब जो मैंने जहाँ से नोट्स लिए थे बनाए थे ऑफकोर्स, उसका लिंक भी वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, फीडबैक फॉर्म फिल करते हुए ये जरूर बताइएगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आप अगर आइंदा आप लोगों ने क्रैश कोर्स अगर लेना हो तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड हो, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो उसमें डिपेंडिंग ऑन द वोटिंग, जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी
उस बेसिस पे फिर उन टॉपिक्स को पहले डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उन टॉपिक्स को पहले डिस्कस किया जाएगा। तो एक सेकंड में शेयर कर दूँ वो। तो ये सही मैं भेज देता हूँ। सेकंड लिंक नहीं मिला आपको अशमाल, तो वापस भेज देता हूँ अगर नहीं मिला तो। कौन सा फीडबैक वाला ये देखो, अब मिल गया, ठीक है। तो ये फीडबैक फॉर्म फिल कर लीजिएगा, टेस्ट जरूर फिल कीजिएगा क्योंकि मुझे फॉरन नोटिफिकेशन आएगी जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो मेरे पास वो आ जाएगा। और ठीक है, और बस फाइनली मैं वो